यहां पर आपको राष्ट्रवाद के अभाव का दूसरा पॉइंट मिलेगा। जैसे एक उदाहरण लेकर समझिए कि मीर जफर ने गद्दारी किया किससे? सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था, उसी को नवाब कहा जाता है। उसकी सेना का सेनापति था मीर जफर, और उस मीर जफर ने युद्ध के मैदान में गद्दारी कर दिया अपने ही नवाब से, और अंग्रेजों की जीत में योगदान किया। क्या उद्देश्य था उसका? उसका उद्देश्य था कि मीर जफर मारा जाएगा और उसके जगह पर हम गद्दी पर बैठ जाएंगे। और अंग्रेजों को क्या उद्देश्य था कि मीर जफर की जगह पर हमारी कठपुतली गद्दी पर बैठेगा। मीर जफर को लग रहा था कि हम गद्दी पर बैठेंगे, अंग्रेज के मन में था कि हमारी कठपुतली गद्दी पर बैठेगा। फिर इसका इस्तेमाल करते करते धीरे 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 इसे हम चूस लेंगे और इसको फिर गद्दी से उतार कर बंगाल पर अपना शासन स्थापित कर लेंगे। मीर जफर ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से गठजोड़ किया और गद्दी पर बैठा। यदि बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना होती, और तो पूरे भारत में, कि बंगाल के लोगों के मन में बंगाल की सत्ता के प्रति कोई आस्था होती, बंगाल हमारा अपना देश है, अपना वतन है की भावना होती, और अंग्रेज विदेशी हैं, उन्हें हम यहां मजबूत होने नहीं देंगे की भावना होती, तो मीर जफर को उसकी गलतियों के लिए बंगाल की जनता सजा देती। बंगाल की जनता मीर जफर को सजा देती। यदि मीर जफर को इस बात का डर होता तो मीर जफर कभी ऐसा न करता जैसा कि उसने किया। लेकिन जनता को कोई मतलब नहीं था राजनीति से। राष्ट्रवाद में जनता को मतलब होता है राजनीति से। राष्ट्रवाद में जनता को मतलब होता है राजनीति से। इसीलिए आप देखते हैं कि पिछले बार के चुनाव के ठीक पहले देखते हैं पुलवामा की एक घटना हुई थी। बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ऐसा कहते हैं कि पुलवामा की उस घटना के बाद मोदी सरकार ने जो स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के ऊपर, सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 2, उससे लोगों के मन में मोदी के प्रति यह विश्वास बढ़ा कि मोदी मजबूत नेता हैं, और मजबूत नेता होने के नाते ये ऐसी आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। ये भावना मजबूत हुई। हम ये देख रहे हैं कि मोदी को इसका फायदा मिला चुनाव में, राष्ट्रवाद की भावना, क्योंकि फायदा इनको हिंदुस्तान के लगभग अधिकांश प्रांतों में मिल गया। बंगाल में उस समय यह भावना नहीं थी। बंगाल में यह भावना होती तो मीर जफर वो गलती नहीं करता, बाद में मीर कासिम वो गलती नहीं करता, या रघुनाथ राव वो गलती नहीं करता, या बाजीराव दूती वो गलती नहीं करता, या लाल सिंह तेज सिंह जो गलती किया पंजाब में वो गलती नहीं करता, हरि सिंह के खानदानी लोग, गुलाब सिंह ने जो गलती किया था वो गलती नहीं करता। लेकिन उन राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। फिर आप देखोगे कि बहुत सारे भारतीय लोग ऐसे थे जो ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए। यदि ये सेना न बनती जिसमें कि भारतीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए थे, तो अंग्रेज क्या अपने मुट्ठी भर सैनिकों के सहयोग से भारत को जीत सकते थे? ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल टास्क एट इट वॉज। छोटे मोटे युद्ध जीत लेना अलग कहानी, लेकिन पूरे भारत को जीतने के लिए आपको बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ी की जरूरत पड़ेगी, और बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ी के लिए आपको भारतीयों को भी बड़ी संख्या में नियुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड से उतनी बड़ी संख्या में सैनिक की बहाली नहीं हो सकती थी। इंग्लैंड की ज्यादा आबादी नहीं थी, तो भारतीयों को उन्होंने अपॉइंट किया, उनको रेगुलर पेमेंट किया, सिर्फ पेमेंट ही रेगुलर किया और कुछ नहीं दिया। ये नहीं कि उन्होंने अंग्रेजी सेना में नियुक्त होने वाले भारतीय लोगों को बहुत कुछ दिया, बस उनको नौकरी मिली, रेगुलर पेमेंट मिला। बाकी तो बड़ी प्रतिभाशाली लोग होते थे तो भी उनको पूरे जीवन तक बेहतरीन सर्विस करने के बावजूद सूबेदार के पोस्ट से ऊंचा पोस्ट नहीं मिलता था। सूबेदार का मतलब हुआ दरोगा रैंक का अधिकारी। वो ऑफिसर नहीं बनते थे कभी, उन्हें ऑफिसर बनाया ही नहीं जाता था क्योंकि वो भारतीय थे। तब भी भारतीय लोग उनकी सेना में सहायता की भूमिका निभाते रहे, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद की कमी थी। यदि राष्ट्रवाद की भावना आ जाए तो अंग्रेजों की सत्ता को पलटने के लिए आगे चलकर सैनिकों ने योगदान किया। राष्ट्रवाद की भावना आती है तो वही सैनिक का जो बंदूक होता है वह ब्रिटिश की छाती की ओर तन जाता है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई।